जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग एक ऐसा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे उच्च स्तरीय एग्जाम हो या निम्न स्तरीय एग्जाम हो। अब इस अध्याय का नाम है बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी अध्याय में कंफ्यूज भी रहते हैं। कई बार तो क्लास के दौरान बच्चे बोले हैं कि सर इनका तो नमवे याद नहीं होता है। तो मैंने कहा कि इनका नमवा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनका कमवा याद कर लो। अब कमवा याद कर लोगे तो नमवा भी याद हो जाएगा। यानी इनके कार्यों को देखना है और क्वेश्चन कार्यों से ही आता है। अब शुरू करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये कब से कब तक था? तो प्लासी के युद्ध 17 के बाद, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और उसके बाद 1757 से लेकर 60 तक रहा पहला कार्यकाल। और दूसरा कार्यकाल ये रहा, दूसरी बार भी ये गवर्नर बना और 1765 से लेकर के 67 तक रहा। ठीक है, 65 से 67 तक रहा। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म जो है, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता, जानने के लिए मैं बता देता हूँ, जन्म नहीं पूछता है। तो इसका 1725 में जन्म हुआ था और 17 साल की उम्र में, ठीक है, 17 वर्ष की उम्र में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में ज्वाइनिंग किया था। यानी कि 1742 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में ज्वाइनिंग किया। ठीक है, एक साल बाद यह भारत है 1743 में। और आने के बाद से भारत में उस समय कर्नाटक युद्ध चल रही थी जिसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। अब कर्नाटक युद्ध मैं पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें प्लासी बक्सर का भी जिक्र आएगा तो वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। सिर्फ ज़रूरत के बराबर मैं बताऊँगा जो ज़रूरत होगा। तो कर्नाटक युद्ध में इसे एक्सपीरियंस मिला और उसका प्रयोग ये प्लासी के युद्ध में किया और प्लासी के युद्ध को आसानी से जीत लिया। और जिसके बाद से यह प्रथम गवर्नर बना बंगाल का 1757 से 60 तक। अब वह एक्सपीरियंस क्या था? इसको कर्नाटक युद्ध में जो एक्सपीरियंस मिला कि जो भारतीय शासक हैं ये अपने गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई का अगर गला काटना हो तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये गला काट देंगे। और उसके लिए अगर किसी की सहयोग की ज़रूरत है तो ये सहयोग भी लेंगे। ठीक है, चाहे वह कहीं की भी शक्ति हो, विदेशी शक्तियों से भी ये सहयोग लेने के लिए तैयार थे और ले रहे थे। उसके बाद इनके अंदर किसी भी प्रकार का देशभक्ति या राष्ट्रीय भक्ति नहीं थी। इसी तरह से जो भारतीय सैनिक थे उनको जो ज़्यादा पेमेंट देगा वो अपने यहाँ सेवा ले सकता है। और इसी के बदौलत इसने प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे, क्योंकि प्लासी जो है बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके प्रमुख जो सेनापति मीर जाफर था उसको नवाब बनाने की लालच दे करके अपने तरफ मिला लिया। उसके बाद बहुत सारे अधिकारियों को, व्यापारियों को भी ये अपने तरफ मिला लिया, जिसमें मानिक चंद्र था, अमित चंद्र था, जगत सिंह था, जिसे बैंकर्स बोलते थे। इन सबको मिला लिया और मिलाने के बाद जब प्लासी के युद्ध के लिए दोनों आमने सामने गए तो पूरे लोगों ने धोखा दिया। ये जो गद्दार थे जिनका नाम मैं लिया, इन गद्दारों ने धोखा दिया और इस तरह से बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला वो प्लासी का युद्ध हार गया। और रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद 1757 से लेकर 60 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर रहा। और उसके बाद अपने वादे के हिसाब से मीर जाफर को इसने बंगाल का नवाब बना दिया और उसके एवज में बहुत सारे पैसे, धन दौलत लिए, जिसमें बाद में मैकाले का ही कथन था कि जो पहली किस्त के रूप में चांदी के सिक्के सिराजुद्दौला से मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव को मिला, वो लगभग 100 नावों पे लोड करके कलकत्ता लाया गया। और उसी के बदौलत क्षेत्र विस्तार किया गया, सैनिकों का संख्या बढ़ाई गई और पूरे भारत को जीत लिया गया। और यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारिक कंपनी थी,
उसके बाद यह प्रशासनिक कंपनी भी बन गई। ठीक है, तो अब ये 1757 से 60 तक जब पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, तो ये सिर्फ जो मीर जाफर से खूब पैसा लेता रहा, खूब लूटपाट चलता रहा, और जब 60 में यह गया रिटर्न, वापस चला गया ब्रिटेन, तो जाने के बाद से जो बंगाल के गवर्नर बने वो उनका नाम था बेंसी टाट। क्या नाम था? बेंसी टाट। ये नोट कर लीजिए, बेंसी टाट। बेंसी टाट का जो कार्यकाल था ये 1760 से लेकर के 1760 से लेकर के और 65 तक था। ठीक है, 1760 से लेकर के 65 था। और इनके समय में एक युद्ध हुई, बक्सर का युद्ध। कौन सा हुआ? बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। अब 1760 के बाद से 65 से 67 तक रहा कौन? सॉरी 57 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव, और उस समय मीर जाफर था। और 60 के बाद फिर ये जब संपत्ति अंग्रेज मांगते ही गए और ये भी इनकी चालों को समझ गया, बोला ये तो इनको तो संतुष्टि ही नहीं है, ये सिर्फ लूटपाट के ही चक्कर में लगे हुए हैं, तो मीर जाफर ने पैसा देना कम कर दिया, जिसके कारण इसको इसके पद से यानी बंगाल के नवाब से अपदस्थ कर दिया गया और इसके दामाद मीर कासिम को इसके जगह पे बंगाल का नवाब बनाया गया। उससे भी स्टार्टिंग में खूब पैसे लिए गए, लेकिन वह एक आत्मसम्मानित व्यक्ति था, स्वाभिमानी टाइप का व्यक्ति था और एक बढ़िया शासक भी था। वो तुरंत ही समझ गया, वो तुरंत ही इनकी चाल को समझ गया और समझने के बाद से इनसे दूर दूर रहने लगा और इनके डिमांड को भी पूरा नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई बार उसके साथ युद्धें हुई। और लास्ट में 1763 में उसको बंगाल के नवाब से इन लोगों ने हटा दिया। और जब बंगाल के नवाब के पद से हट गया और उसे कई बार हारों का सामना करना पड़ा, तो वहाँ से भाग करके ये आ गया अवध में और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला। और शुजाउद्दौला से जब मिला तो वहीं पर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे और तीनों ने तय किया कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक जगह पर हमारी सेना अंग्रेज़ों की सेना से भिड़ेगी और उसे ही बक्सर युद्ध कहा गया। यानी बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, अब यहाँ पर जब अंग्रेज और भारतीय सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों के पास बहुत कम सेना थी और भारतीयों के पास बहुत ज़्यादा सेना थी। यानी नवाब और मुग़ल बादशाह की सेना की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज़ों की सेना बहुत कम थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। और उसमें अंग्रेज़ों की जो सेना थी बहुत अनुशासित थी, आधुनिक हथियारों को चलाना जानती थी और आधुनिक हथियारों से लैस भी थी। उसके पास तोप, बंदूक, राइफल सभी हथियारें थी और ये लोग परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, भाला बर्छियों से, जिसके कारण बक्सर के युद्ध अंग्रेज़ों ने अपने नाम कर लिया। और उसके बाद उनको अब यह लगने लगा कि अब हमारे सामने कोई भी भारत में शक्ति नहीं है जो हमें भारत का प्रशासक बनने से रोक सके। इसकी सूचना जब ब्रिटेन में गई तो ब्रिटेन में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बंगाल में रखा था उसे ही क्यों न फिर बंगाल का गवर्नर बना दिया जाए। और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन गया। 1765 से लेकर के और 67 तक रहा। और दूसरी जब बार गवर्नर बना तो उस समय जो COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो ब्रिटेन में बैठते थे, जो कंपनी को संचालित करते थे, ठीक है, जिसे निदेशक मंडल भी बोला जाता, तो COD ने आदेश दिया कि जा करके भारत में तुम पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अंदर कर लो, यानी पूरी शक्ति को अपने अंदर ले लो। जब वह भारत आया तो देखा कि यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, सभी मामले अनिर्णायक स्थिति में है। तो आते ही सबसे पहले तो बक्सर के युद्ध में जो हारे हुए थे उनसे मिला, यानी कि
अवध के नवाब और मुगल बादशाह से मिला और मिलने के बाद से वहाँ पे संधि की, ठीक है, वहाँ पे संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि नोट कर लीजिए। और ये प्रथम और द्वितीय है, ठीक है। प्रथम संधि किसके साथ हुआ? जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, ठीक है, द्वितीय, और प्लस इनके साथ जो संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब इसमें तय हुआ, रॉबर्ट क्लाइव बोला कि हम आपको अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद 2 जिला दिलवाएंगे, ठीक है, और आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। और इससे 12 अगस्त को फरमान जारी करा लिया गया। 12 अगस्त 1765 को फरमान जारी करा दिया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। इस फरमान के तहत 12 अगस्त को जो फरमान जारी किया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा इसके साथ जो तय किया गया, ये बोला गया कि आपको निजामत के लिए 53 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो फरमान जारी किए हैं, जो दीवानी मिली है, इसके लिए 26 लाख रुपया पर वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 26 लाख रुपया प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये तय हो गया इलाहाबाद की प्रथम संधि में। अब क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और इसमें जो इस संधि पर सिग्नेचर किए थे, उसमें बंगाल का नवाब नजमुद्दौला भी था। नजमुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव तीनों ने मिलकर के सिग्नेचर किया था। इसके बाद जो दूसरी संधि हुई, ये प्रथम हो गई। और द्वितीय संधि किसके बीच में हुई? द्वितीय संधि जो अवध के नवाब, ठीक है, अवध नवाब सुजाऊ दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो बोला था कि हम आपको कड़ा और इलाहाबाद दिलवा देंगे, तो कड़ा और इलाहाबाद दोनों शाह आलम को दिलवा दिया कि कड़ा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों शाह आलम को दे दीजिए, यानी मुगल बादशाह, मुगल सम्राट को। उसके बाद से दूसरी से शर्त तय की गई, बोला कि तुम तो हार चुके हो और अगर मान सम्मान आपको बचा करके रखना है, नवाब बन करके रहना है, तो जो युद्ध में क्षति हुई है उसके लिए 50 लाख रुपया दोगे। अब दूसरा तय हुआ 50 लाख रुपया। उसके बाद तीसरी जो शर्त थी, तीसरी शर्त में बोला कि जो बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह है, उसको उनके जागीर में दोबारा स्थापित कर दिया जाए। तो ये हुआ इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि। और इसके बाद से जो दूसरा इसका कार्य था, द्वैध शासन। अब जब देखा कि शक्ति को पूरा, जो बंगाल की शक्ति को अपने अधीन करने के लिए सीओडी ने जो कहा था, तो उस समय ये देखा कि कंडीशन ठीक ठाक नहीं है। अभी मुगल भी उतने कमज़ोर नहीं है, उसके प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान है, लोग बहुत ज़्यादा आज भी उसे सम्मान करते हैं। उसके बाद से मराठे भी ठीक ही ठाक कंडीशन में हैं, और उत्तर पश्चिम से अफ़गान, उसके बाद जो विदेशी शक्तियाँ थी, फ्रांसीसी, डच, उसके बाद डेनिश, ये सभी अगर एक साथ मिल जाएंगे और पूरे नवाब मिल करके अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर ये लड़ते हैं, तो फिर अंग्रेज़ों को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भागना पड़ेगा। तो इसी के कारण इसने द्वैध शासन शुरू किया, यानी 2 लोगों के द्वारा शासन। सिर्फ मुखौटा जो है नवाब का रखा, और जितनी भी शक्तियाँ थीं उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। अब द्वैध शासन में इसने क्या किया कि बंगाल के नवाब को बोला कि आपके पास जो सेना है, ठीक है, वो सेना हमारी सेना रहेगी, ठीक है, अंग्रेज़ों की सेना रहेगी, प्लस विदेशी मामले हम देखेंगे, जो दूसरे राज्यों से समझौते या युद्ध, ये सभी मामले हम देखेंगे। आप सिर्फ एक प्रशासक हैं, आप सिर्फ एक प्रशासक हैं,
ठीक है। और दूसरा जो इसने किया कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा जो दीवानी मिली थी उन तीनों जगह उप दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ, ठीक है। तो इन तीनों को नियुक्त कर दिया। एक तरह से दीवानी अपने अधीन में ले लिया, क्योंकि ये सभी इसके चमचे बेलचे थे, इसके कठपुतली थे, जो ये कहेगा वही करेंगे। तो इस तरह से दिखावा के लिए तो पूरा जो मुगल बादशाह थे, क्या बोलते हैं, उसके बाद अवध के जो नवाब थे, इनका मुखौटा पूरा रखा, ठीक है। इनको सिर्फ प्रशासनिक कार्यभार दे दिया, जिम्मेवारियां दे दिया, लेकिन शक्तियां पूरे अपने पास रखा। यानी दो लोगों द्वारा, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा जो बंगाल के नवाब, यानी द्वैत शासन, दो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाने लगा, यही द्वैत शासन। क्वेश्चन आता है कि बंगाल में पहली बार द्वैत शासन किसने लागू की थी? तो कौन लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, द्वैत शासन। दूसरा इसका कार्य हो गया। अब तीसरा इसने क्या किया कि लोग जो इसके अंग्रेज जो अधिकारी थे, जो रिश्वत लेते थे, घूस लेते थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। घूस लेना, रिश्वत लेना प्लस आंतरिक व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसके जगह पे एक बोर्ड बनाया, व्यापारिक बोर्ड। जब विरोध अंग्रेज करने लगे कि सब कुछ पे प्रतिबंध लगा दिए, तो एक बोर्ड बना दिया और बोर्ड को बोला कि आप सिर्फ 3 चीज़ को फ्री व्यापार कर सकते हैं, सुपारी, तंबाकू और नमक। इन 3 चीज़ों को फ्री व्यापार कर सकते हैं। ये तीसरा कार्य रहा। उसके बाद चौथा जो कार्य था, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह, अब श्वेत विद्रोह में क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, इन लोगों ने विरोध कर दिया भत्ता के लेकर के, क्योंकि बंगाल में इन्हें दोहरी भत्ता भी मिलती थी, जो कि और जगहों पे नहीं दिया जाता था। अब जिसके कारण मद्रास के जो सैनिक थे, उनका पेमेंट से इनका डबल पेमेंट बन जाता था, जिससे वो लोग विरोध कर रहे थे। अब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जितने लोग बंगाल और बिहार में ड्यूटी कर रहे हैं, उन अधिकारियों को डबल भत्ता नहीं दिया जाएगा, जिसका विरोध इलाहाबाद और मुंगेर के अधिकारियों ने किया, श्वेत अधिकारी, अंग्रेज अधिकारियों ने किया। और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और धमकी भी दिया कि मराठे इधर से आक्रमण करेंगे, इस टाइप की उसको डराने की भी कोशिश की रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव समझ रहा था और इसने जो जूनियर अधिकारी थे उनको कमीशन में ले लिया, यानी इनके पदों पर कमीशनों में ले लिया और इनके पद पर उनको काबिज कर दिया और इनको अपदस्थ कर दिया जो विरोध कर रहे थे, और इन पर जांच बैठा करके इनको जेल में डाल दिया और इस तरह से श्वेत विद्रोह को दबा दिया। तो 4 कार्य किया ये दूसरी गवर्नरी में, ठीक है। पहला जो इलाहाबाद की संधि, प्रथम द्वितीय। दूसरा द्वैत शासन बंगाल में लागू किया। तीसरा जो व्यापार था इस पर प्रतिबंध लगाया, जो लूटपाट कर रहे थे। उसके बाद से चौथा श्वेत विद्रोह को दबाया, ठीक है। ये 4 इसके समय में हुआ था। अब इसके बाद से जो अगला आपका गवर्नर थे, ठीक है, वो बने बेरे लास्ट। कौन सा थे? बेरे लास्ट, ठीक है। अब बेरे लास्ट जो थे ये 1767 से लेकर के और 69 तक रहे, ठीक है। अब बेरे लास्ट के समय में कोई भी कार्य नहीं हुआ, द्वैत शासन ही चलता रहा। इसके बाद से फिर आगे कर्टियर। कौन आ गया? कर्टियर। और कर्टियर 1769 से लेकर के और 1772 तक रहा। और इसके समय में 1770 में अकाल आया, ठीक है। बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसके कारण 1/3 लोगों की मौत हो गई। और इन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा ही कहा गया कि बहुत जगहों पे ऐसा भी देखा गया कि जिंदे लोग, जो जिंदा लोग थे, वो मरे हुए मुर्दों को खा करके और जिंदा रहे। तो इस टाइप का अकाल पड़ा। इसके बाद से आ जाएंगे आपके वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है।
अब बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। कब से कब तक था? 1772 से लेकर के 1774 तक, और फिर ये 1774 से लेकर के और 1785 तक, ठीक है। ये बंगाल का एक गवर्नर रहा, बंगाल का अंतिम गवर्नर। यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी पद नाम इसका चेंज हो गया, अब एक गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग के थोड़ा गवर्नर बनने से पहले के इतिहास को जानते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव से 7 साल बाद इसका जन्म हुआ था, यानी कि 1732 में इसका जन्म हुआ, और 18 वर्ष की उम्र में ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में ज्वाइनिंग किया, ठीक है, क्लर्क के रूप में ज्वाइनिंग किया। उसके बाद से बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें सदस्य रहा, परिषद का सदस्य रहा 61 से लेकर 64 तक, ठीक है। और उसके बाद मैंने 61 से 64 तक बंगाल परिषद का प्रेसिडेंट रहा। उससे पहले ये आपके बंगाल में रेजिडेंट भी रहा था, ठीक है, बंगाल में ये रेजिडेंट भी रहा था कासिम बाजार का। अब उसके बाद से फिर दूसरा जो ये रहा 1700 आपके फिर 69 से 72 तक या मद्रास में परिषद का सदस्य रहा। तो इसे बहुत कुछ भारत के बारे में पहले से मालूम था। और COD जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे, यानी COD जो था, COD के द्वारा इसको पहले से ही यह आदेश किया गया कि आप जा करके और बंगाल में पूरी शक्तियों को अपने अधीन कर लो, ठीक है। यानी पूरे भारतवर्ष में अपने साम्राज्य को स्थापित करो, पूरे प्रशासन को अपने अधीन कर लो, ठीक है। इस तरह से समझा करके भेजा गया कि अभी तक तो बंगाल में द्वैत शासन चल रहा है, द्वैत शासन को समाप्त कर दो। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन चला रहा था, वो बता ही चुका था कि क्यों मैं इसको चला रहा हूँ, क्योंकि उसमें कंडीशन उसके पक्ष में नहीं था। तो ये जैसे ही आया तो जो COD ने बताया था वही काम किया, और आते ही, ठीक है, मुगल जो मुखौटा था इन सबों को तोड़ दिया, ठीक है। और एक विजयी के तरह इसने शासन करना शुरू किया। बोला कि हम तो जीते हुए हैं बक्सर के युद्ध में, तो हम वैसे ही शासन करेंगे, हम क्यों डरेंगे। तो जो ये शासन करना शुरू किया तो कुछ ये प्रशासनिक सुधार किया, ठीक है। अब प्रशासनिक सुधार में इसने क्या किया, जो द्वैध शासन चल रहा था तो द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया, ठीक है। प्रशासनिक सुधार में क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब इसके जगह पर इसने एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की। किसका? राजस्व बोर्ड, ठीक है। यानी कि द्वैध शासन में अब जो दीवानी मामले थे, जो बंगाल का उप दीवान जो मोहम्मद रजा खां, बिहार के सिताब राय, इन सबको अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। इनके पद से हटाने के बाद राजस्व बोर्ड स्थापित किया, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे बोलते हैं। और ये जो राजस्व बोर्ड किससे बन रहा था मिल करके, ये गवर्नर प्लस इसके परिषद, यानी वारेन हेस्टिंग प्लस इसके परिषद से मिल करके राजस्व बोर्ड बन रहा था, ठीक है, वही लोग चला रहे थे। अब जो टैक्स वसूलना है, दीवानी लेनी है, इसके लिए लोग क्या किए थे कि राजस्व संग्राहक एक नियुक्त किए राजस्व वसूलने के लिए, अपने लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को रखे। और उसके बाद से एक कार्य और किया, कई बार आ चुका है कि इसने जो सरकारी खजाना था उसे मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया। कलकत्ता से इसको बहुत प्यार था, ठीक है, कलकत्ता लाया। इसके बाद फिर जो मुगल बादशाह थे उनसे भी अपना संबंध कायम किया। अब बोला कि जो 26 लाख आपको दिया जा रहा था दीवानी के बदले, अब ये 1 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा, 1 भी रुपया आपको
नहीं दिया जाएगा। और जो कड़ा और इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव ने आपको दिलवाया था, वो कड़ा और इलाहाबाद भी हमें दीजिए। कड़ा इलाहाबाद भी ले लिए, और लेने के बाद से अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उसको ये 50 लाख रुपए में बेच दिया। कड़ा और इलाहाबाद दोनों जिला को दे दिया। ठीक है, तो ये तो इनसे संबंध था, क्लियर कर लिया अपना। इसके बाद से जो बंगाल के नवाब थे उस समय मुबारकुद्दौला जो अल्पवयस्क था, और उसकी संरक्षिका जो थी ये मीर जाफर की विधवा थी मुनी बेगम, तो उनको भी 32 लाख रुपया मिल रहा था उनके खर्च के लिए, उसको कम करके 16 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये तो इसका प्रशासनिक सुधार रहा। ठीक है, इसके बाद से इसने भूमि सुधार भी किया। ठीक है, तो इसका भूमि सुधार क्या था? अब भूमि सुधार में ये आते ही बोला कि जो भूमि होती है वो शासक की होती है, और इसमें जमींदारों की कोई भूमिका नहीं है, उनकी कोई ज़मीन नहीं होती है, ये शासक की होती है। और जमींदार जो है सिर्फ वो कर इकट्ठा करने के लिए है, और उसके बाद जो उनका कमीशन बनता है वही उसका अधिकार होता है। और इसने यहाँ पे भूमि को पूरे ठेके पे लगा दिया, यानी कि नीलामी कर दिया, और वो भी 5 वर्ष के लिए। 1772 में इसने क्या किया कि 5 वर्ष के लिए ठेके पे लगा दिया भूमि को। ठीक है, और नीलामी में जमींदारों को कोई महत्व नहीं दिया, जो जमींदार थे इन्हें कोई महत्व नहीं दिया। ठीक है, अब जितने भी लोगों ने नीलामी की लगभग वो सभी सट्टेबाज भ्रष्ट टाइप के लोग थे, इनको कोई भी नॉलेज नहीं था कि भूमि कर कैसे लगाया जाए, और बहुत ज़्यादा भूमि कर लगाए, और उसके अतिरिक्त भी वो किसानों से आशा रखते थे। किसान बहुत परेशान हो गए। उसके बाद से बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे, उन लोगों ने भी अपने जो नौकर टाइप के या उनके जो चमचे बेलचे थे उनके नाम से भी नीलामी करवा दी। इसमें यहाँ तक कि वारेन हेस्टिंग भी नहीं बच पाया, और उसके घर में काम करने वाले कुंतु बाबू और उनके 10 वर्षीय पुत्र के नाम से भी नीलामी हुई। तो ये जो 5 वर्षीय भूमि जो नीलामी कर दिया। अब इसके बाद से फिर 1773 में इसने क्या किया कि जितने भी कलेक्टर थे, ठीक है, जो कि कर वसूलते थे, ठीक है, अब कलेक्टरों को क्या किया, ये कलेक्टरों को भी अपदस्थ कर दिया, उनको भी पद से हटा दिया, और उनके जगह पर भारतीय दीवान रख दिए। भारतीय दीवान, अब ये लोग कर संग्रह करेंगे, और इनके कार्यों को देख रेख करने के लिए प्रांतीय परिषद की स्थापना की। प्रांतीय परिषद, 6 प्रांतीय परिषदों की स्थापना की। ठीक है, 6 प्रांतीय परिषदों की स्थापना की, और इन प्रांतीय परिषदों के ऊपर इसने राजस्व समिति रखा जो कलकत्ता में थी। ठीक है, तो ये कार्य किया। उसके बाद फिर जब 5 साल तक देख लिया ये नीलामी पर देख करके, तो 1766 में फिर ये 1 वर्षीय नीलामी शुरू कर दिया। 1 वर्षीय नीलामी, ठीक है, और इसमें भी इसे सफलता नहीं मिली। फिर बाद में जा करके फिर ये भारतीय दीवानों को हटा दिया, इनको हटा दिया, और हटाने के बाद फिर कलेक्टरों को दे दिया। इस टाइप से ये भूमि कर सुधार भी करना चाहा, लेकिन उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद से फिर ये न्यायिक सुधार किया। न्यायिक सुधार, और न्यायिक सुधार इसका माना जाता है कि सफल रहा। न्यायिक सुधार इसका सफल रहा। अब इससे पहले जो फौजदारी या दीवानी मामले जो भी थे, इसका सबका डीलिंग जो जमींदार टाइप के लोग थे वही करते थे, और उसमें क्या होता था कि भाईबंदी हो जाता था। जो बिचवनिया थे, मध्यस्थता करने वाले लोग, ये लोग क्या करते थे कि पक्षपात करवा देते थे, जिसके कारण यह भी एक बहुत सीमित
न्याय प्रणाली थी। अब इसके बाद से इसने इसको समाप्त किया और थोड़ा सा अनुसरण ये किया जो मुगलों का न्यायिक व्यवस्था थी, और इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया। यानी इसको जिला दीवानी और जिला फौजदारी, ठीक है, 2 जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालत स्थापित कर दिया। अब जो जिला दीवानी था इसकी देखरेख कौन करता था? कलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो नियम चल रहा था, यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों नियम चल रहे थे, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, ठीक है। और ये 500 रुपये तक के मामले देख सकता था। जिला जो दीवानी था, जो जिला दीवानी अदालत थी, ठीक है, तो जिला दीवानी अदालत ये 500 रुपये तक के मामले देख सकते थे। अब 500 से ऊपर के अगर मामले हैं तो इसे फिर इसके ऊपर एक न्यायालय था जिसे सदर दीवानी न्यायालय कहा जाता था, ठीक है। और इसका जो हेड था खुद परिषद का प्रमुख, यानी कलकत्ता परिषद का हेड, यानी जो गवर्नर वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए 2 और अन्य लोग रहते थे और भारतीय अधिकारी भी सहायता करते थे, क्योंकि इन लोगों को भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, प्लस भारतीय रीति रिवाजों के बारे में अनभिज्ञ थे। तो ये इसका था सुधार, क्या बोलते हैं, न्यायिक सुधार में इधर जो जिला दीवानी न्यायालय जो स्थापित किया था। इसके बाद जिला फौजदारी न्यायालय। अब इसमें जो भारतीय अधिकारी होता था, कोई भी कौन होगा? भारतीय अधिकारी इसकी देखरेख करता था, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए एक काजी और एक मुफ्ती हुआ करते थे, काजी और मुफ्ती हुआ करते थे। अब कोई मैटर जैसे कि होता था तो उसमें जो ये लोग प्रक्रिया को अपनाते थे उसकी जांच भी कलेक्टर करता था। कौन? कलेक्टर, कि साक्ष्य बढ़िया से लिया गया है या नहीं लिया गया है, जो निर्णय दिया गया है सही है या नहीं है। उसके बाद से इसके ऊपर जो जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर भी एक था आपका सदर निजामत या फौजदारी निजामत अदालत, ठीक है। सदर निजामत अदालत, मान लीजिए कि अगर किसी को बड़ी सजा देनी है और किसी का फांसी हो गया या मृत्युदंड या किसी की जमीन को कुर्की करना है, जब्त करना है, तो उसके लिए इन्हें सदर निजामत अदालत से परमिशन लेना पड़ता था। सदर निजामत अदालत से परमिशन लेना पड़ता था। और इनके कार्यों को अंत में आप देखेंगे तो फिर जो कलकत्ता का जो परिषद के प्रधान थे, यानी कि फिर वारेन हेस्टिंग, वो फिर इसकी देखरेख या जांच कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास भी मैटर जाता था। तो ये था इनका न्यायिक व्यवस्था। अब इसके ऊपर फिर 1773 में देखिए, ये तो हो गया आपका जिला दीवानी जिला फौजदारी न्यायालय, यहाँ पे कलेक्टर बैठा था, मुस्लिम हिंदू दोनों चलता था। उसके बाद इसके ऊपर सदर दीवानी न्यायालय था, वैसे ही दूसरा जिला फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया और यहाँ पे भारतीय अधिकारी बैठते थे, काजी और मुफ्ती इसकी सहायता करते थे, कलेक्टर इनके कार्यों का निरीक्षण करता था और इनके ऊपर सदर निजामत अदालत होती थी। अब आप देखें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके अनुसार फिर एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था वो पूरे वहाँ पे अंग्रेजी नियम चलते थे और कलकत्ता में रहने वाले चाहे भारतीय हो या ब्रिटिश हो, सबको जो डील करता था वो सुप्रीम कोर्ट करता था। यानी वो लोग अपने मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाहरी लोगों को अगर अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है तो उसके लिए दोनों पक्ष सहमत होना चाहिए और इनका मामला और सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत
इन सबका दोनों का मामला टकरा रहा था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का मामला प्लस इनका मामला दोनों का टकरा रहा था। अब जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अब जब दिक्कतें आ रही थी दोनों के अधिकार क्षेत्र टकराने से, तो उसके लिए वारेन हेस्टिंग ने तरीका सोचा और लॉर्ड इम्पे जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था जिसका मुख्य न्यायाधीश थे, उसको 5,000 रुपये पर मंथली रख दिया कि अधीक्षण करने के लिए इन न्यायालयों का, सदर दीवानी और सदर निजामत का। जिसकी सूचना जब सीओडी को मिला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन में था, तो सीओडी को मिला, तो सीओडी ने उसको त्यागपत्र देने के लिए कहा, दबाव बनाया और वो त्यागपत्र दे दिया और इस तरह से वो वापस चला गया। तो ये इनका न्यायिक व्यवस्था था। न्यायिक व्यवस्था माना जाता है कुछ सक्सेस था। ठीक है, तो न्यायिक व्यवस्था हो गई। अब न्यायिक व्यवस्था के बाद से जो दूसरा इनका ये था वाणिज्यिक संबंधी सुधार। जो सुधार था क्या था? वाणिज्यिक संबंधी, इसको भी नोट कर लीजिए, वाणिज्यिक संबंधी सुधार। अब इसमें क्या होता था कि जितने भी जमींदार थे उनके क्षेत्र में एक एक शुल्क गृह बनाया हुआ था। इन सभी शुल्क गृहों को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया और सिर्फ 5 शुल्क गृह रखे, जो कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में, ठीक है, और उसके बाद पटना में, इस तरह से करके रखे गए। हुगली में 5 जगह रखे गए। ठीक है, तो ये भी रहा। अब इसके बाद फिर इनका झगड़ा जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आप देखेंगे तो उस समय जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, मुंबई और मद्रास, इसको भी कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अब जिसके लिए ये जो बंगाल के गवर्नर थे इनको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और सहायता के लिए 4 परिषद दिया गया। 4 परिषद में 3 लोग तो आने थे ब्रिटेन से और 1 था भारत से। तो भारत से बारबेल की नियुक्ति हुई, जो कि वारेन हेस्टिंग का बहुत बढ़िया मित्र था। और 3 लोग जो आ रहे थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन, ये तीनों पहले से ही सोच करके आ रहे थे कि वारेन हेस्टिंग एक बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है और जब वह भ्रष्ट है तो वहाँ की समाज भी भ्रष्ट होगा। तो सबसे पहले तो चल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जांच करनी है, उसको कुछ भी करने नहीं देना है, उसके पूरे कार्यों की जांच करवानी है। और उसमें भी जब वो कलकत्ता आए 1774 में, तो सबसे बड़ी गलती वारेन हेस्टिंग ने किया कि उनका स्वागत ठीक से नहीं किया। अब वो और भड़क गए और जिसके कारण इनके परिषद और इसके बीच हमेशा झगड़ा चलता रहा। तो ये इनका परिषद के साथ झगड़ा था। इसके बाद कुछ और अन्य कार्य हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अन्य कार्यों को देखते हैं। अब नोट करिए, बनारस की, ये बनारस में संधि भी किया, बनारस की संधि, बनारस की संधि, ठीक है। अवध नवाब के साथ किया, बनारस की संधि 1773 में किया, ठीक है। और इसी संधि के तहत जो अवध के नवाब थे उन्होंने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और दूसरी संधि जो थी फैजाबाद की संधि हुई। कहाँ की? फैजाबाद की संधि। और ये 1775 में हुआ। कब हुआ? 1775 में। फैजाबाद की संधि कब हुआ? 1775 में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इस संधि के द्वारा अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई। अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा, अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा, बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा का गारंटी दिया गया, ठीक है। इसके बाद से फिर सबसे पहले, ठीक है, जो बंगाल में पहला समाचार पत्र, यानी भारत का सबसे पहला समाचार
1780 में प्रकाशित किया गया, द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र इस वारेन हेस्टिंग के ही समय में द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। ठीक है, द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। ठीक है, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र। ठीक है, इसके बाद दूसरा नोट करिए फिर, बंगाल भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला मदरसा खोला गया, यानी कि पहला प्रथम मदरसा। ठीक है, इसी के कार्यकाल में खोला गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये 1781 में खोला गया था। ठीक है, इसके बाद से जो अगला पॉइंट है, इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अब 1782 में क्या हुआ कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दी गई। संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में, बनारस में। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा। तो ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कि बनारस में संस्कृति विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा। अब इसके बाद से अगला जो पॉइंट है, इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1784 में द एशियाटिक बंगाल ऑफ सोसाइटी, इसको भी नोट कर लिए, द एशियाटिक बंगाल की, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। ठीक है, इसको नोट कर लिए, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सर विलियम जोन्स, कौन थे? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको भी देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1775 से 82 में हुआ था। 1775 से 82 और ये 1780 से 84। ठीक है, तो ये रहा वारेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। पहला बंगाल का गवर्नर, क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कार्य किया? द्वैध शासन लागू किया, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। उसके बाद से फिर इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि, श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ। ठीक है, उसके बाद से जो रिश्वत लेने वाले थे और निजी व्यापार करते थे, जो भ्रष्ट टाइप के थे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, निजी व्यापार प्लस रिश्वत पे। अब उसके बाद से आगे बेंसीटाट, और बेंसीटाट के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। और उसके बाद से फिर आपके बेरेलास्ट, और बेरेलास्ट के समय में द्वैध शासन चलता रहा। फिर कर्टियर के समय में 1770 में अकाल पड़ा। उसके बाद से फिर वारेन हेस्टिंग आ गए। 1772 से 74 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर, 1772 से 74। उसके बाद से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1772 से लेकर 74 से लेकर 85 तक। और इसके कार्यों में इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त किया। फिर प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, द्वैध, इसके बाद से फिर भूमि सुधार, जिसे ठेका नीलामी पर दिया। उसके बाद न्यायिक सुधार, और न्यायिक सुधार के बाद से फिर जो वाणिज्यिक शुल्क लगाया जाता था जमींदारों का,
एरिया में उस सबको समाप्त किया। और उसके बाद से ये सब कार्यों को भी याद रखेगा। बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, उसके बाद से मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा, उसे संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में बनारस में किया गया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया। फिर प्रथम आंग्ल युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।